डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज प्रोटीन को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और आज हम प्रोटीन का वर्गीकरण और उसके कार्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की कि प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 आधार पे किया गया है। एक उनकी गुणवत्ता के आधार पे, दूसरा भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे, तीसरा प्राप्ति साधन के आधार पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पे। इसमें वापस से प्रोटीन को 3 भागों में बांटा है। पहला होता है पूर्ण प्रोटीन जिसे कि हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। दूसरा होता है आंशिक पूर्ण प्रोटीन जिसे पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है और तीसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन जिसे कि इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोटीन की या पूर्ण प्रोटीन की। ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं वह प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन कहलाता है, जैसे कि अंडे का प्रोटीन, मांस का प्रोटीन या दूध का प्रोटीन, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। दूसरा जो हमने कहा था आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत ऐसे प्रोटीन आते हैं जिसमें 1 या 2 अमीनो अम्ल की कमी होती है। 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी के कारण ही इसे आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है, जैसे कि हमारे अनाजों का प्रोटीन जिसके अंदर लाइसीन की कमी होती है या हमारे दालों का प्रोटीन जिसमें कि मेथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। तीसरा जो होता है जिसे कि हमने अपूर्ण प्रोटीन का या इनकम्प्लीट प्रोटीन का, इसके अंतर्गत ऐसे प्रोटीन आते हैं जिसमें कि हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं या फिर 1 या 2 ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जैसे सब्जियों और फलों में पाए जाने वाला प्रोटीन या फिर अन्य चीज़ों जैसे कि मक्के के अंदर जो प्रोटीन जीन होता है वह प्रोटीन। यह जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है यह प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। पूर्ण प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसी कारण से हम पूर्ण प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन के द्वारा भी शरीर का वृद्धि की जा सकती है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो कि भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे किया गया है। इसके आधार पर भी प्रोटीन को वापस से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन। यह जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन जो है केवल अमीनो अम्ल से मिलके बना हुआ होता है। इसके अंदर अमीनो अम्ल के अलावा कुछ भी उपस्थित नहीं होता है, यानी जब प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रोटीन को साधारण प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि अंडे के अंदर पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन जो होता है या दूध के अंदर पाया जाने वाला लैक्टोएल्ब्यूमिन जो होता है या हमारी मांसपेशियों में पाया जाने वाला कोलेजन है। इसके अलावा भी कई सारे साधारण प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारे मांसपेशियों में पाया जाने वाला ग्लोब्यूलिन जो है वह भी इसके अंतर्गत आता है। साथ में हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ग्लोबिन जो होता है वह भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रोटीन की जो कि सरल जो प्रोटीन है वो किसी अन्य के साथ जुड़ गए हैं, किसी अन्य पोषक तत्व के साथ जुड़ गए हैं, तो उसे हम कहेंगे आपका संयुक्त प्रोटीन। यानी फर्स्ट इसके अंतर्गत हुआ सरल या साधारण प्रोटीन, तो दूसरा हुआ संयुक्त प्रोटीन। यानी जब सरल प्रोटीन जो है वह जुड़ जाता है अन्य किसी पोषक तत्व के साथ तो वो बनाता है संयुक्त प्रोटीन। यानी इसमें 2 चीजें हैं, एक है प्रोटीन, दूसरा है अन्य कोई भी पोषक तत्व। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके एक एक आपकी संयुक्त प्रोटीन को बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर लिपिड या लाइपो प्लस प्रोटीन है, यानी ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो लाइपोप्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह से ग्लाइको
ग्लाइको यानी ग्लूकोज से बनने वाला, ग्लाइकोजन से बनने वाला शब्द है, यानी कार्बोहाइड्रेट जब जुड़ती है प्रोटीन के साथ तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तीसरा होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि आपका ग्लोबिन जो प्रोटीन है हिम आयरन के साथ जुड़ता है। चौथा आपका होता है यहाँ के इसमें लेसिथोप्रोटीन, जिसमें कि लेसिथीन जो होता है वह प्रोटीन के साथ जुड़ता है। आपका पांचवा इसके अंतर्गत आता है वो होता है फॉस्फोप्रोटीन, जो फॉस्फोरस होती है वह प्रोटीन के साथ जुड़ती है। और सिक्स्थ आपका जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें कि आपका न्यूक्लिक जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है, यानी लास्ट वन होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यह जो 6 है यह हमारे संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण है, जिसमें प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन, आपका ग्लोबिन जो है हिम के साथ जुड़ रही है। लेसिथोप्रोटीन में लेसिथीन जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है। फॉस्फोरस जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो फॉस्फोप्रोटीन कहा जाता है। आपका प्रोटीन के साथ जब न्यूक्लिक अम्ल जुड़ता है तो इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। अब हम तीसरे पे आते हैं, इसके अंदर भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पे, जिसे कि व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। व्युत्पन्न प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जब साधारण प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन पे जो है जल अपघटन होता है या ताप दाब का प्रभाव पड़ता है या एंजाइम का प्रभाव पड़ता है, तब यह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके द्वारा जो व्युत्पन्न प्राप्त हो रहे हैं उसे व्युत्पन्न प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन्स कहा जाता है। इसको वापस से 2 भागों में बांटा है, वो होते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा होता है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन उन्हें कहा जाता है जो कि जो मेन प्रोटीन है उससे ज्यादा डिफर नहीं करते हैं, उससे ज्यादा अंतर नहीं रखते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन दूसरे प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स या एग को बॉईल करते हैं, उसके बाद जो उसका प्रोटीन में जो चेंजेस आते हैं उसे हम प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में लेते हैं। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में ऐसे प्रोटीन आते हैं जो कि हमारे शरीर में जैसे हमने प्रोटीन खाया उसके ऊपर जब एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है उस कारण से, उन एंजाइमेटिक क्रियाओं के कारण से वह अपने छोटे फॉर्म जैसे प्रोटियोज, पेप्टॉन्स में टूट जाता है, तो उन्हें द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। ये तो था घुलनशीलता के आधार पर या भौतिक कारणों से गुणों के आधार पे जो हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा जो आता है वह क्लासिफिकेशन आता है प्रोटीन का उनके प्राप्ति के साधन के आधार पे, किन साधनों से हमें प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। इसके आधार पे हम 2 भागों में बांटते हैं प्रोटीन को। एक होता है प्राणिज स्रोतों के द्वारा, दूसरा होता है वनस्पति स्रोतों के द्वारा। प्राणिज स्रोतों के द्वारा जो प्रोटीन प्राप्त होता है उन्हें हम एनिमल प्रोटीन्स कहते हैं, जैसे कि आपके मीट का प्रोटीन है, आपके एग का प्रोटीन है, यह प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होता है। जो वनस्पति स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त हो रहे हैं, भले वो सीरियल से हैं, भले वो आपके पल्सेस से प्रोटीन प्राप्त हो रहे हैं या नट्स एंड ऑयल सीड से हैं, वह सारे ही प्रोटीन जो हैं वह हमारे वनस्पति स्रोतों से या वेजिटेबल प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। यानी हमने प्रोटीन को 3 भागों में बांटा है और यह जो 3 भागों में बांटा है इसके वापस से क्लासिफिकेशन या सब डिवीजन किए गए हैं और उसके आधार पे जो प्रोटीन है सबसे पहले हमने बांटा था पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और आपका अपूर्ण प्रोटीन। दूसरा जो भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर, उसके आधार पे साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा प्राप्ति के साधन के आधार पे बांटा गया था और इस आधार पे जो आपके प्रोटीन को बांटा गया था वह बांटा गया था प्राणिज स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन और वनस्पति स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन। और इसके साथ ही प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो समाप्त होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन के कार्यों की, कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले जो शरीर में प्रोटीन का कार्य होता है वह होता है वृद्धि और विकास करना हमारे शरीर में। सबसे फर्स्ट कार्य हुआ वृद्धि एवं विकास का। किसी भी
बच्चे का वृद्धि और विकास प्रोटीन की अनुपस्थिति में रुक सकता है। अगर उसको उस ग्रोइंग एज में समय पर आवश्यक प्रोटीन न मिले तो उसका वृद्धि और विकास रुक सकता है। प्रोटीन जो होता है वो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और इसी के कारण से वृद्धि और विकास में मदद करता है। प्रोटीन जो है इसी के कारण जब एक बच्चा पैदा होता है उसका वजन 2.5 से 3 किलो होता है, वो 60 से 70 किलो तक पहुंच जाता है और उसकी जो हाइट 16 से 18 इंच होती है वह करीब 5 से 6 फीट तक पहुंच जाती है। प्रोटीन जो होता है यह हमारे शरीर का मुख्य स्थान रखने वाली तत्व होता है, यानी कि प्रथम स्थान इसीलिए प्रोटीन को दिया गया है। प्रोटीन के वृद्धि और विकास के गुण के अलावा दूसरा गुण होता है मरम्मत का। प्रोटीन जो होता है वो शरीर में मरम्मत करने का कार्य भी करता है। अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में किसी भी कारण से कमी हो जाती है तो मरम्मत और पुनर्निर्माण जैसे कार्य नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारे शरीर में निरंतर क्रियाएं चलती रहती जिसके कारण से कोशिकाएं जो होती है वह पुरानी होती चली जाती है और टूटती चली जाती है और इसकी वजह से वापस से इन कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ता है, यानी कि शरीर की मरम्मत एवं पूर्ण निर्माण का कार्य जो होता है इसी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं जो होती है जिनका जीवन काल 120 दिन होता है तो वो उस समय पे टूटती है और वापस से नहीं बनती है। जिसका जीवन काल पूर्ण हो जाएगा वो टूटेगी, वापस से उसका निर्माण होता चला जाएगा और इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। साथ में जो हम पूर्ण निर्माण और मरम्मत की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन जो होता है यह पूर्ण निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है, तो कभी भी हमारे हाथ में चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, कट लग जाता है तो वापस से क्यों ठीक होता है? वह प्रोटीन के कारण से ही ठीक होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के तीसरे फंक्शन की, जो कि होता है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना या रेगुलेट करना। हमारे शरीर में निरंतर कई सारी क्रियाएं चलती रहती है और इस क्रियाओं को नियमन करने का कार्य या नियमित करने का कार्य भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटीन के कई सारे कार्य आते हैं। पहला हम लेंगे अम्ल क्षार का संतुलन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने का या संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। यह इस तरीके से करता है कि प्रोटीन जो होता है वो एक बफर की तरह से कार्य करता है। जब कभी हमारे शरीर में या ब्लड में अम्ल का स्तर बढ़ने लगता है तो वो एक एल्कलाइन की तरह से कार्य करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है या उदासीन कर देता है। जब कभी ब्लड में क्षार का स्तर बढ़ने लगता है तो वो स्वयं जो होता है एक अम्ल की तरह से कार्य करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है या उदासीन कर देता है। यानी हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाने का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है जल का संतुलन करना। प्रोटीन के द्वारा जल में वाटर बैलेंस किया जाता है। जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है कोशिकाओं में, उस समय पे कोशिकाओं में पानी का डिपोजिशन बढ़ने लग जाता है और इसे एडिमा या सूजन कहा जाता है। उस समय पे प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा को लेना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करता है। आपको पता है कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा या अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का निर्माण किया जाता है और यह जो हार्मोन होते हैं यह प्रोटीन के ही बने होते हैं। फोर्थ फंक्शन होता है एंजाइम्स का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स बनते हैं, भले वो एमाइलेज है, लाइपेज है या हमारे शरीर में जो प्रोटीन को पचाने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम है, यह जो है मुंह में बनने वाला जो टाइलिन एंजाइम है, यह सारे जो भी एंजाइम हमारे शरीर में क्रियाशील होते हैं, यह जो बने हुए होते हैं यह प्रोटीन के द्वारा ही बने हुए होते हैं। यानी कि एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन जो है वह मदद करता है। इसके अलावा जो है एंटीबॉडीज के निर्माण में भी प्रोटीन मदद करता है। एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का कार्य करती है। अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और हमारे शरीर में
जो इन्फेक्शन के चांसेस है, विभिन्न बीमारियों के होने की संभावना है, वह जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी मांसपेशियों का जो संकुचन होता है वह करने में भी प्रोटीन मदद करता है। आपने बीच में पढ़ा था हमारी मांसपेशियों में जो है एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यह जो एक्टिन और मायोसिन होता है यह हमारी मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया में मदद करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है वह विटामिन के निर्माण में एक प्रिकर्सर या पूर्वगामी की तरह से कार्य करता है। जैसे कि ट्रिप्टोफैन जो कि एक अमीनो अम्ल है, यह हमारे शरीर में जाके नियासिन का निर्माण करता है। यानी कि नियासिन जो होता है यह जो है ट्रिप्टोफैन के द्वारा हमारे शरीर में निर्मित किया जाता है, अगर हम भोजन के द्वारा नहीं ले रहे हैं उस कंडीशंस में। इसके अलावा कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यह कोलिन जो होता है इसका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए जो मिथाइल ग्रुप की आवश्यकता होती है ये मिथ्योनिन जो अमीनो अम्ल होता है उसके द्वारा दिया जाता है। इसी तरीके से तीसरा जो काम होता है प्रोटीन का, इसके अंदर वो होता है सेरोटोनिन का निर्माण करना। सेरोटोनिन जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी प्रोटीन जो है उसके हमने कई सारे नियमित कार्य को देखा, जैसे कि आपने पढ़ा अम्ल क्षार का संतुलन, जल का संतुलन करना, हार्मोन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, साथ में पूर्वगामी के रूप में कार्य करना। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने में भी प्रोटीन मदद करता है। आपको पता है कि फाइब्रिनोजन नामक एक तत्व पाया जाता है ब्लड में। जब भी कभी कट लग जाता है, घाव हो जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, और इसको रोकने के लिए फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन नामक प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और एक जाल के समान संरचना बना देता है, जिसके अंदर आके रक्त के अणु जो होते हैं वो फंस जाते हैं और हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। यानी कि रक्त का थक्का बनाने में भी प्रोटीन अपनी एक मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम प्रोटीन के नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, जो कि होता है ऊर्जा प्रदान करना। माना कि प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है वृद्धि और विकास करना, दूसरा कार्य होता है मरम्मत और पुनः निर्माण करना, तीसरा होता है विभिन्न शरीर के कार्यों को नियमित करना। उसके बावजूद भी प्रोटीन की अगर कभी आवश्यकता पड़ जाती है ऊर्जा देने के लिए, तो वह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। और यह मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। किलो कैलोरी इसकी यूनिट या ऊर्जा की इकाई होती है। जब कभी हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या वसा की कमी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में प्रोटीन को ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। 5th और लास्ट फंक्शन होता है प्रोटीन का दूध का निर्माण करना। ऐसी मदर्स जिनके बेबी छोटे हैं या लैक्टेटिंग फेज की जो मदर्स होती है जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसका प्रोडक्शन तभी अच्छे से हो सकता है जब उनकी डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन उपस्थित हो। यानी कि दूध का निर्माण करना भी प्रोटीन का एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। आज के हमने इस लेक्चर में देखा कि प्रोटीन का वर्गीकरण जो है हमने 3 आधार पे किया था और इसके 5 कार्यों को पढ़ा, जिसमें पहला था वृद्धि विकास करना, दूसरा था शरीर की मरम्मत करना, वह कई आवश्यक तत्वों का पुनः निर्माण करना, तीसरा था कई कार्यों को नियमित करना, चौथा फंक्शन था ऊर्जा प्रदान करना आवश्यकता पड़ने पे, और पांचवा था एक पर्टिकुलर टाइम पे या समय पे जब जरूरत होती है मदर्स को मिल्क प्रोडक्शन की, उस समय पर दूध का निर्माण करना। इसके साथ ही प्रोटीन के वर्गीकरण और इसके कार्य जो हैं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।